तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले हमने बात की थी बेस्ट एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में। तो काफ़ी सारे लोगों का सवाल आ रहा था कि डिटेल में एसबीआई स्मॉल कैप फंड पे हम लोग रिव्यू करें। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। ये कहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, किन सेक्टर्स में, किन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहती है, कैसी रिटर्न्स इस फंड ने दी है, और एंड में हम बात करेंगे कि अभी आपको इस फंड में क्या करना चाहिए। तो आइए दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों लॉन्च डेट की अगर हम इसकी बात करते हैं तो जनवरी 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। डायरेक्ट प्लान अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसके फंड मैनेजर की तो सबसे अच्छी बात क्या है कि काफी लंबे टाइम से सेम फंड मैनेजर इस फंड को हैंडल कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, स्टाइल, वो स्टेबिलिटी जो है वो एक फंड में आती है अगर सेम फंड मैनेजर एक फंड को लगातार हैंडल करे। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसके फंड साइज की तो 15,000 करोड़ के आसपास का फंड साइज हो चुका है। तो फंड ने लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है और उसके साथ साथ एसआईपी में भी एक लिमिट है जिस लिमिट के बाद आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो उस वजह से जो इसका फंड का साइज है वो एक लिमिट के बाद आकर रुक गया है। बहुत जल्दी इसका 10-11 हजार करोड़ का फंड साइज हो गया था, लेकिन उसके बाद इस फंड ने लमसम और एसआईपी की रिस्ट्रिक्शन लाकर जो ग्रोथ है उसको रोक लिया है। तो इसलिए बहुत ज्यादा अभी भी आप इसके फंड साइज को नहीं मान सकते। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप एलोकेशंस पे बात करें तो देखिए जो स्मॉल कैप फंड है वो छोटी कंपनीज में यानी कि टॉप 250 कंपनीज के अलावा जितनी कंपनीज होती है उसमें मेजर पैसा लगाता है। तो ये फंड 73% पैसा अपना स्मॉल कैप कंपनीज में लगा रहा है और 20% पैसा अपना मिड कैप कंपनीज में लगा रहा है और लार्ज कैप कंपनीज में कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा अभी इस फंड ने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पिछले 1-1.5 साल में चेंज की है और थोड़ा सा जो रिस्क है वो अब ये फंड यहाँ पर ज्यादा लेने लगा है। तो उस चीज को भी आपको यहाँ पर ख्याल में रखना है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसकी एक्सपेंस रेशो पे तो इसकी एक्सपेंस रेशो इस वक्त 0.71% के आसपास चल रही है। कैटेगरी अगर एवरेज अगर आप देखेंगे तो 1.23% के आसपास है। तो कैटेगरी एवरेज से अभी भी काफी कम एक्सपेंस रेशो ये फंड चार्ज कर रहा है। हालांकि अगर आप सिमिलर कैटेगरी के और फंड्स देखेंगे एक्सिस स्मॉल कैप या उसके अलावा कैनरा और बेको क्वांट, उनकी जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.4-0.5% के आसपास होती है। लेकिन ओवरऑल कैटेगरी से अभी भी ये फंड कम अपनी एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है। अब दोस्तों अगर इसकी रिस्क रेशियोज पे हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन जो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में। अब दोस्तों हमने ये चीज देखी है कि ये फंड 73% पैसा अपना स्मॉल कैप कंपनीज में लगा रहा है और बाकी पर जो पैसा है वो मिड कैप कंपनीज में लगा रहा है। तो जो फंड है वहां पर वॉलेटिलिटी अपने आप ज्यादा हो जाती है और स्टैंडर्ड डेविएशन जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी किसी भी फंड की दिखती है। तो ये फंड अपनी जो कैटेगरी एवरेज है उससे काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। वहीं दोस्तों अगर हम शार्प रेशो की बात करते हैं तो शार्प रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ले रहा है। जितनी ज्यादा शार्प रेशो उतनी बेटर रिटर्न्स रिस्क के मुकाबले। तो यहां पर शार्प रेशो इस फंड का काफी अच्छा है। वहीं टर्नओवर रेशो जो एक फंड का ये दिखाता है कि एक फंड कितना ज्यादा पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है, यानी कि एक बार किसी कंपनी को ऐड करके लंबे टाइम के लिए रखता है। तो अब जो टर्नओवर रेशो है इस फंड का वो धीरे धीरे थोड़ा सा इंक्रीज होने लगा है। यानी कि ये फंड थोड़ा सा अब अपनी जो स्टाइल है इन्वेस्टमेंट की जो उसको चेंज करके कंपनीज में थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस कर रहा है। हालांकि अभी भी ओवरऑल जो इसकी टर्नओवर रेशो है वो सिर्फ 54% की है। तो बहुत ज्यादा आप इसको अभी भी नहीं मान सकते। ओवरऑल रिस्क रेशियोज अगर हम देखते हैं तो टर्नओवर रेशो थोड़ा सा पहले से बढ़ रहा है, तो उस चीज का ख्याल रखना है। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी यहाँ पर ज्यादा रहती है अगर हम कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। सेक्टर एलोकेशन दोस्तों देख लें तो सेक्टर एलोकेशन में देखिए अच्छी बात क्या है कि अगर आप इसके टॉप 5 में से टॉप 3 सेक्टर्स देखेंगे, सर्विस सेक्टर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर और कैपिटल गुड सेक्टर, तो इन सेक्टर्स में ये फंड लगभग अपना 40-50% पैसा लगाकर चल रहा है। और ये तीनों ही सेक्टर मेजरली इंडिया बेस्ड सेक्टर माने जाते हैं। सर्विस सेक्टर की बात करें, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की या कैपिटल गुड सेक्टर की। तो अच्छी बात क्या है यहाँ पर
कि ये फंड अभी ऐसा माना जा रहा है कि यूएस और यूरोप में रिसेशन आ सकता है, स्लो डाउन ऑलरेडी होने लगा है, तो ऐसे में स्टॉक मार्केट में वो सेक्टर्स ज्यादा अच्छा कर सकते हैं जो इंडिया पे ज्यादा डिपेंडेंट है। तो ये चीज के लिए ये फंड ने अपना जो एलोकेशन है अभी रिसेंटली सर्विस सेक्टर में इंक्रीज किया है और धीरे धीरे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और कैपिटल गुड सेक्टर में भी इसने अपना जो एलोकेशन है उसको बढ़ाया है। तो इसलिए ये फंड यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन पे आ रहा है अगले एक साल में अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर के लिए कमाने में। तो उस एंगल से काफी पॉजिटिव यहाँ पर चीजें मुझे नजर आती हैं। मेटल्स एंड माइनिंग और केमिकल सेक्टर थोड़े से ज्यादा रिस्की सेक्टर हैं। वहीं दोस्तों अगर इसकी कंपनीज पे बात करें तो देखिए अच्छी बात क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके ये फंड नहीं चल रहा है और ये चीज हमेशा से किसी भी फंड की काफी पॉजिटिव मानी जाती है। अगर कोई स्मॉल कैप फंड स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करके चले, लार्ज कैप फंड्स में हम देखते हैं 8-9-10% तक एलोकेशन किसी एक फंड में कंपनी में वो फंड करता है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज में ये चीज बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती और ये एक पॉजिटिव चीज हमेशा से मैं मानता हूं, क्योंकि छोटी कंपनीज है, किस कंपनी के कब क्या होगा उसका बहुत ज्यादा अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। तो इसलिए एक चीज ये बेटर रहती है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे बहुत ज्यादा ओवर रिलायंस करके ना चला जाए। तो ये इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अच्छी है। उसके साथ साथ यहाँ पर टॉप 10 में अगर हम देखेंगे तो कुछ कंपनीज काफी लंबे टाइम से इस फंड में है। कार्बोरंडम यूनिवर्सल की बात करें, शीला फोम, एल्गी इक्विपमेंट्स, ये कंपनी हम काफी लंबे टाइम से इस फंड के साथ जुड़ी हुई देखते हैं। तो ये भी चीज काफी अच्छी है कि फंड हालांकि चेंजेस अभी थोड़े बहुत ज्यादा करने लगा है, लेकिन जो अपनी कोर कंपनीज हैं उनमें अभी भी भरोसा बनाकर चल रहा है और ये चीज एक इन्वेस्टर को एक पॉजिटिव वो देती है कि अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ऐसे फंड में आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। अब दोस्तों रिटर्न्स पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए 10 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाला फंड में से एक फंड ये है। 10 साल में 25% की रिटर्न इस फंड ने दी है। आप देखिए 10,000 रुपए अगर आपने इस फंड में आज से 10 साल पहले लगाए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 95,000 के आसपास बना दिया है। एक जबरदस्त रिटर्न्स इस फंड ने आपको इन्वेस्टर्स को जनरेट करके पिछले 10 साल में दी है। तो रिटर्न्स वाइज काफी अच्छी रिटर्न्स इस फंड ने दी है। अगर हम 10 साल में देखते हैं 5 साल में 13% की रिटर्न है, 3 साल में 27% की, हालांकि एक साल में 4% की रिटर्न है। तो एक साल में जो रिटर्न्स है वो थोड़ा सा यहां पर खराब हुआ है, लेकिन साथ में आपको एक चीज भी याद रखनी है कि एक साल में स्टॉक मार्केट में ही जो रिटर्न्स है वो अच्छी नहीं आ रही है पिछले 1-1.5 साल से। तो उस चीज को भी आपको यहां पर फैक्टर इन करना है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म करती है उस पर भी ये फंड्स बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। वहीं रिटर्न्स अगर हम एसआईपी में देखते हैं तो यहां पर भी अच्छी खासी रिटर्न्स आपको देखने को मिलती है। 5 सालों में 24% की, 10 साल में भी 24% की रिटर्न। 10 साल पहले अगर आपने 1,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी इस फंड ने शुरू की होती तो 10 साल में 1,20,000 की लागत इस फंड ने आपकी 4,27,000 की बना दी है। तो एक बहुत अच्छी रिटर्न इस फंड ने आपको बनाकर दी है पिछले 10 साल की। अगर हम बात करते हैं 5 साल में भी अच्छी है, 3 में भी अच्छी है, और एसआईपी इन्वेस्टमेंट में अगर हम देखते हैं तो एक साल में भी 11% की रिटर्न है, जिसको किसी भी एंगल से खराब रिटर्न्स नहीं माना जा सकता। तो एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स देने वाला ये फंड हमेशा से यहां पर रहा है। लेकिन दोस्तों देखिए किसी भी फंड को अगर आपको सही मायने में जज करना है कि क्या वो फंड एक अच्छी रिटर्न्स दे भी रहा है या नहीं, तो ये चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं। अब दोस्तों यहां पर बेंचमार्क इंडेक्स से कंपैरिजन क्यों जरूरी हो जाता है? अगर आप सिर्फ एक साल के रिटर्न्स 4% रिटर्न्स देखकर सोचेंगे कि ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो शायद वो कंप्लीट एनालिसिस नहीं होगा। आपको यह भी देखना है कि बेंचमार्क इंडेक्स ने -6% की रिटर्न दी है। इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स से 10% ज्यादा रिटर्न आपको एक साल में जनरेट करके दी है। उस चीज का भी आपको यहां पर ख्याल रखना जरूरी है। तो वो चीज को भी आपको समझकर चलना है अगर आप ऐसे किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं। बेंचमार्क से कंपैरिजन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। 5 साल में इस फंड ने 13% की रिटर्न दी है, लेकिन इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने सिर्फ 6% की रिटर्न दी है। तो एक कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला ये फंड रहा है हमेशा से। और यहां पर लेकिन आपको एक दो चीजों का ख्याल रखना है कि विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी अभी ये फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेने लगा है, तो उस चीज को यहां पर ध्यान रखना
रखना है। दूसरा, यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, तो आप उस टाइप के इन्वेस्टर हैं जो मार्केट की गिरावट में थोड़ा बहुत टॉपअप लमसम करना पसंद करते हैं, तो ये फंड आपके लिए नहीं बना है। उसके अलावा भी काफ़ी अच्छे फंड्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तीसरी चीज़, एसआईपी में भी इसकी एक लिमिट है जिससे ज़्यादा आप एसआईपी नहीं कर सकते, तो इन्वेस्ट करते हुए उस लिमिट का भी आपको ख्याल रखना है। अगर आप ज़्यादा एसआईपी करने वाले इन्वेस्टर हैं तो भी आपको ऐसे फंड को अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा कंसिस्टेंट फंड ये एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस का रहा है, और एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ये है, और 10 सालों में सबसे अच्छे रिटर्न्स देने वाले फंड्स में से एक फंड है। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, लेकिन एक चीज याद रखिए, ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।